नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन पर। आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेकर पेश हुआ हूं, जिसके अंदर हम आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं साइंस से रिलेटेड और वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं आज करने जा रहा हूं। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका हर एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा हाइड्रोजन बम के बारे में। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया है वो किया गया है एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने क्या है इसका आविष्कार किया है। और ये तो था हाइड्रोजन बम पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, तो परमाणु बम का जो किया है वो किया गया है रॉबर्ट जे ओपनहीमर। ठीक है, रॉबर्ट जे ओपनहीमर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणु बम का जो सिद्धांत है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने। और एक हाइड्रोजन जो बम होता है ये बराबर होता है 1000 परमाणु बम के। मतलब जो हाइड्रोजन बम है उसकी क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है और याद रखना, जो हाइड्रोजन बम होता है ये हमारा किस प्रक्रिया पे आधारित होता है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। और परमाणु बम होता है जो हमारा ये बेस्ड होता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर। ठीक है, याद रखना, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या है, दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, परमाणु आपस में जुड़ते हैं। और नाभिकीय विखंडन जो होता है इसमें परमाणु जो है टूटते हैं। ठीक है, तो ये एटम्स टूटेंगे, इसमें एटम्स जो है हमारे मिलेंगे। ठीक है, ये संलयन प्रक्रिया है और ये हमारी विखंडन प्रक्रिया है। ठीक है, तो और दोनों ही ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस्ड होता है ये सारा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें सारी आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हमसे भी, जो हमारा मोनोजाइट होता है, जो हमारा मोनोजाइट होता है वो किसका अयस्क है। अयस्क मतलब जो इसकी बात की जा रही है ये और की बात की जा रही है। ठीक है, ये मोनोजाइट किससे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो जो मोनोजाइट का अयस्क है उसको बोलते हैं हम थोरियम। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें भी हैं जिसकी आपसे पूछी जा सकती हैं इन फ्यूचर, तो वो है सोडियम। सोडियम का क्या है, तो सोडियम का और जो है वो है चिली साल्ट पीटर। ठीक है, चिली साल्ट पीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो और है वो है बॉक्साइट, वो है बॉक्साइट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पोटाशियम का, तो पोटाशियम का है नाइटर। ठीक है, पोटाशियम का है नाइटर। और ऐसे ही हमारा अगर आपसे पूछ लिया जाए मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का अगर आपसे और पूछा जाए तो वो आ जाता है हमारा डोलोमाइट, या इसको बोल सकते हैं आप कार्नेलाइट। ठीक है, डोलोमाइट और कार्नेलाइट ये दो इसके जो हैं, अब दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। डोलोमाइट भी अलग है, कार्नेलाइट भी अलग है, लेकिन दोनों से जो निकाला जाता है वो मैग्नीशियम ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपसे पूछा गया था मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो वो है हमारा थोरियम का। और थोरियम के आगे पूछा जाए तो आपसे सोडियम का पूछा जाए तो वो है चिली साल्ट पीटर से निकाला जाता है। एल्युमिनियम जो है उसका और जो है वो बॉक्साइड है। पोटाशियम का नाइटर है। मैग्नीशियम का डोलेमाइट और कार्नेलाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर पूछा गया है हमसे भी, जो हमारा हजामती दर्पण होता है,
हजामती दर्पण आप समझते होंगे, जो दाढ़ी मूंछ बनाने के लिए आप नाई के पास चले जाते हैं जैसे, उसके बारे में बताया जा रहा है। भी हजामती दर्पण जो होता है उसको बनाने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, ठीक है, या दाढ़ी बनाने के लिए आप जिस दर्पण का यूज़ करते हो वो कौन सा होता है। तो आप इसमें बता सकते हैं हम, जब दाढ़ी बनाने जाते हैं नाई की दुकानें जो होती हैं उस पर जो लगा होता है वो होता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अब याद रखना, अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसको क्या है हम कॉनकेव दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव। इसका काम क्या होता है अवतल दर्पण का, तो ये करता है जो छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ें जो होती हैं इनको क्या है वो बड़ा करके दिखाता है, छोटी चीज़ों को ये बड़ा करके दिखाता है। और देख इसका जो यूज़ किया जाता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने का, इसका जो काम किया लिया जाता है वो कहाँ पे लिया जाएगा फिर, तो वो लिया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा। अब ये डॉक्टर्स कौन से यूज़ करेंगे इसको, तो वो डॉक्टर यूज़ करेंगे जो छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं। और हमारे शरीर की छोटी चीज़ें कौन सी हैं, जैसे हुई आँख, नाक, कान, इनके अंदर कोई भी दिक्कत हो तो जब वो देखा जाता है तो वो क्या है इसी कॉनकेव दर्पण का ही यूज़ जो है किया जाता है। इसके साथ में और कहाँ यूज़ किया जाएगा इसका, तो दाढ़ी बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ चाहे आप बाइक ले लो, चाहे स्कूटी, चाहे जहाँ ये जो ले लो बस वगैरह, तो इनकी जो आपकी हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट में यूज़ जो किया जाता है वो भी इसी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, और इसका यूज़ होता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में जो सूरज की जो लाइट होती है ना उसको बिल्कुल फोकस करने के लिए यूज़ जो है वो इसका किया जाता है। अब ये तो थी इस अवतल दर्पण के ऊपर बातें सारी, ठीक है, ये आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझे होंगे। अगर एक दर्पण और भी होता है जिसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब इस उत्तल दर्पण का जो यूज़ है ना वो कहाँ होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये क्या करता है ये हमारा देखो, ये वाला जो अवतल दर्पण था ना ये तो यूज़ करते थे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। अब ये वाला दर्पण इसके बिल्कुल उल्ट है, ये क्या करेगा, जो बड़ी चीज़ है ना उसको क्या करेगा ये छोटा करेगा, तो अब इसका यूज़ जो है वो वहाँ पे उल्ट हो जाएगा। इसीलिए बोल सकते हैं हम, जो गाड़ी होती है हमारी, गाड़ी का जो पीछे पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है ना, बैक साइड का जो व्यू देखते हैं हम, हमारे जो ड्राइवर के बिल्कुल बगल में लगा होता है, वो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम इस मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका हम एक और यूज़ भी करते हैं, जो आपने स्ट्रीट लाइट देखी होनी, वहाँ पे जो लाइटें लगी होती है ना उसको बोलते हैं हम सोडियम लैंप। और सोडियम लैंप के अंदर ना ये एक परावर्तक के रूप में भी इसका जो काम है आता है, ठीक है, मतलब प्रवर्तक के रूप में भी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। किसका, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना सारी। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हमसे भी, जो अम्लीय वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है इसका क्या कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है ना, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। दो कारण हो दो दो आप बोल सकते हैं इसके जो कारण माने जाते हैं वो हैं SO2 प्लस NO2। इसको बोलते हैं SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों मिल जाते हैं ना जब, तो ये क्या है, हमारे जो वर्षा होती है उसको क्या कर देते हैं, ये तेजाबी बना देते हैं। अब बात यहाँ से ये है भी, ये दोनों जो होते हैं ये पैदा कहाँ से होते हैं, तो इनको बोला क्या जाता है, तो इनको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना ये इनको बोला जाता है। और ये इसका जो तेजाबी वर्षा के लिए जिम्मेवार यही होते हैं, ठीक है। और वर्षा तेजाबी कब मानी जाती है, वर्षा आप बोल सकते हैं वर्षा का जो पानी होता है
वर्षा का जो पानी होता है जब उसकी पीएच वैल्यू जो है ना वो 5 से 5.6 से कम हो जाए ना तो वो तेजाबी मान ली जाती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 5.6 होता है। और इसी की वजह से क्या है, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका क्या है, हाश हो रहा है। ठीक है, जैसे ताजमहल का रंग जो है वो वाइट है, लेकिन असल में इस तेजाबी वर्षा के कारण क्या हो रहा है, वो येलोइश कलर में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अम्लीय वर्षा के साथ जुड़ी हुई हैं। अगला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पूछा गया है बिहू। बिहू एक त्योहार है, जैसे हमारे पंजाब में वैसाखी मनाते हैं, इस प्रकार बिहू किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, ये भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आंसर इसका बनेगा वो है असम का। ठीक है, अब मैं कुछ आपको ऐसे लोक नृत्य बताने जा रहा हूँ जो अलग अलग स्टेट से हैं। आपसे कभी भी उनके बारे में भी पूछा जा सकता है भी ये किसका है, तो वो याद रखना। जैसे मैं बोल दूँ पंडवाणी, पंडवाणी पंडवाणी किस का है, तो ये है जी छत्तीसगढ़ का। ठीक है, पंडवाणी छत्तीसगढ़ का है। और अगला जो है पंडवाणी के साथ अगला आ जाएगा फिर, जैसे आम आपको पता ही होता है, जैसे गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया जो है ये है जी हमारा गुजरात का। यात्रा और बाउल, यात्रा और बाउल जो है ये किसका है, तो ये है वेस्ट बंगाल का। ऐसे ही हमारा कथकली है, कथकली जिसको बोल देते हैं हम कथकली, ये किसका है, तो ये है जी केरल का। लावणी, लावणी किसका एक लोक नृत्य है, किस स्टेट का है, तो ये है जी महाराष्ट्र का। ऐसे ही मुखोटा और युद्ध, ये किसका है, तो ये है जी अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, युद्ध और मुखोटा। यक्षगान, यक्षगान किसका है, तो ये है जी कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का। ऐसे ही और आ जाता है, जैसे मान के चलो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बोल दो या भरतनाट्यम, तो ये है भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ऐसे ही है रासलीला, ये किसका लोक नृत्य है, तो ये है यूपी का और उत्तराखंड का। और साथ में कुछ एक जगह गुजरात की भी हैं जहाँ पे ये मनाया जाता है रासलीला। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये जो है ये है हमारा केरल और एमपी का मिला जुला। ठीक है, सॉरी, केरल और अरुणाचल प्रदेश का मिला जुला। तो याद रखना हमारा क्वेश्चन जो था ना वो तो यहीं ख़त्म हो गया था, बिहू किसका है, असम का। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी आपसे इनमें से कोई दे के पूछा जाए तो आप स्टेट बता सकते हैं, जैसे पंडवानी छत्तीसगढ़, गरबा डांडिया गुजरात, यात्रा और बाउल जो है वेस्ट बंगाल का, कथकली केरल की है, लावणी जो है महाराष्ट्र में है, युद्ध और मुखोटा अरुणाचल प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु, रासलीला यूपी यूके यूके उत्तराखंड। ठीक है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश गुजरात। ठीक है, इनका मोहिनी अट्टम केरल और अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये था इसके साथ जुड़ा हुआ इसका कॉन्सेप्ट। फिर आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास जिसका पूछा गया है हमसे, टांका जो है, टांका किसकी मिश्र धातु है, तो याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो टांका जो होती है ना ये टिन और सीसा, टिन और सीसा का ये एक मिश्र धातु है। अब कुछ एक और धातुएं हैं जिनके आपके पूछा जा सकता है भी ये किसकी मिश्र धातु है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पीतल। पीतल किसकी है, तो ये है जी कॉपर और जिंक की, कॉपर और जिंक की। ऐसे ही कांसा जो है ये किसका है, तो ये है कॉपर और टिन की। ठीक है, कॉपर और टिन की। ऐसे ही हमारा एक होता है गन मेटल, गन मेटल ये किसकी है, तो ये है जी कॉपर, इसके साथ में जिंक भी जुड़ेगा और इनके साथ में
टिन भी जुड़ जाता है। ऐसे ही है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसकी एक मिश्र धातु है, तो ये है कॉपर की, साथ में इनके जिंक आ जाएगा और साथ में इनके निकेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना काफ़ी मेन है। ये कोई भी धातु आपसे पूछी जा सकती है, पीतल के बारे में, कांसा या गन मेटल, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या है याद रखोगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो किसी एक खेल से रिलेटेड है। कई बार ये खेलों से भी क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। मेरे को अच्छा लगा भी ऐसी क्वेश्चन जो है इसको ऐड कर लेना चाहिए, तो मैंने वो ऐड कर लिया है। तो इसको बोल सकते हैं हम भी, जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है, आप पूछा गया है, ये एक खेल की टर्म है, किसी एक प्ले की टर्म है। ये बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो इसमें हम आंसर दे सकते हैं ये है हमारी तैराकी। ठीक है, स्विमिंग से ये रिलेटेड है। अब कुछ और भी हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे आप बात की जाए बुली। बुली किस खेल से संबंधित है, तो ये है जी हमारा हॉकी से। ठीक है, ये हॉकी से संबंधित है। ऐसे ही हमारा चेकमेट, चेकमेट किससे संबंधित है, तो ये है जी हमारा शतरंज से। ऐसे ही हमारा एक और है कैनन। कैनन किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स। और ऐसे ही हमारा हुक और नॉकआउट, हुक और नॉकआउट, ये दोनों आप बोल सकते हैं नॉकआउट, ये दोनों किस खेल में लिए जाते हैं टर्म है, तो ये है बॉक्सिंग की। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो बर्टरी, ठीक है, बैटरी, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बेसबॉल से संबंधित है, बेसबॉल। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक होता है बंकर और बोगी। ठीक है, बंकर और बोगी ये किस खेल से संबंधित है, तो ये याद रखना गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना। कुछ खेल थे जिनके साथ में हमने बात की है, तो ये सारा ऐसे होता है कि कई बार क्या है किसी खेल का नाम, इनमें से कोई नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा भी ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, इस क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं भी जो हमारा भूकंप है, भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो ये आपको वैसे भी पता है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी बोल दो, या कई बार क्या है आप इसको सिस्मोग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर ये है। लेकिन कुछ एक चीज़ें और भी हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो फलों का अध्ययन होता है, फलों का जो अध्ययन होता है, फ्रूट्स का जो स्टडी होती है, वो क्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पोमोलॉजी, वो पोमोलॉजी कहलाती है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, शरीर की आंतरिक स्थिति जो होती है, आंतरिक संरचना जो होती है, आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो एनाटॉमी। ठीक है, वो एनाटॉमी कहलाता है। ऐसे ही हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो बागवानी होती है, बागवानी, बागवानी मतलब जो बाग वगैरह लगाते हैं, चाहे किसी का भी बाग हो, तो बागवानी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ऐसे ही हमारा जो शैवाल होते हैं, शैवालों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो शैवालों का जो अध्ययन है वो कहलाता है हमारा फाइकोलॉजी। ठीक है, वो हमारा फाइकोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही हमारे कवक होते हैं, कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जी माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी। ऐसे ही हमारे जो शिलालेख होते हैं, शिलालेखों का जो अध्ययन है, शिलालेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है,
तो उसको बोलते हैं जी हम एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी कहलाता है। ऐसे ही हमारा कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कीट पतंगे होते हैं, इन कीट पतंगों का जो अध्ययन किया जाता है, कीड़े मकोड़ों का जो अध्ययन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एनाटोमोलॉजी। ठीक है, एनाटोमोलॉजी, एनाटोमोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे आज बेसिक्स 8 क्वेश्चंस थे जो हमने आज क्लियर किए। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था और कितने हमने और भी फैक्ट जाने हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, शरीर का आंतरिक संरचना एंटोमोलॉजी, और हमारा आ जाता है ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी, बागवानी हॉर्टिकल्चर, शैवाल फाइकोलॉजी, कवक माइकोलॉजी, शिलालेख एपिग्राफी और कीट पतंगे एंटोमोलॉजी। तो ये कुछ काफ़ी खास हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आज के जो हमारे बेसिक्स क्वेश्चन थे वो थे इतने ही जितने आज हमने किए हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, धन्यवाद।